Hello students, you are most welcome to this video lecture. Today in this video we are going to learn about the use of gerund and infinitive. Gerund और infinitive नॉन फिनाइट वर्ब की फॉर्म होती हैं. पिछली वीडियो में हम नॉन फिनाइट वर्ब को डिस्कस किए हैं. उसमें हमने लर्न किया है और सीखा है कि gerund, infinitive और पार्टिसिपल ये हमारी नॉन फिनाइट वर्ब की फॉर्म होती हैं. तो जो स्टूडेंट्स पिछली वीडियो को नॉन फिनाइट वर्ब की जो वीडियो पिछली है उसको अगर नहीं वॉच किए हैं तो उसको भी वॉच करें और फिर उसके बाद इस वीडियो को अगर देखते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा. तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी नॉन फिनाइट वर्ब की gerund और इन्फिनेटिव को. gerund क्या है और इन्फिनेटिव क्या है, इसके यूज क्या होते हैं सेंटेंस के अंदर. देखिए, आप कुछ शब्द इसको आप कहते हो, जैसे खाना है, खाना, पीना, सोना, लिखना, पढ़ना. अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी इंग्लिश क्या होती है तो आप कहते हो कि खाना की अंग्रेजी होती है ईट, पीना की होती है ड्रिंक, और सोना क्यों कहते हो आप स्लीप, लिखना को राइट और पढ़ना को रीड. क्लियर? आप ये बोलते हो ईट मीन्स खाना, ड्रिंक मीन्स पीना, स्लीप मीन्स सोना, राइट मीन्स लिखना और रीड मीन्स पढ़ना होता है. ठीक है, अगर आप इस तरह से कहते हो और इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना है तो आप यहाँ पर गलती कर रहे हो. ये भी गलत है और 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 ये भी गलत है. अगर आप ईट मीन्स खाना बोलते हो तो गलत है, ड्रिंक मीन्स पीना बोलते हो तो गलत है, स्लीप मीन्स सोना बोलते हो तो गलत है, राइट मीन्स लिखना बोलते हो तो गलत है, और रीड मीन्स पढ़ना बोलते हो तो आप ये गलती कर रहे हो. ठीक है, तो आप कहोगे फिर इसकी अंग्रेजी क्या होती है. अभी तक तो आप यही सीखे हो, लेकिन खाना की अंग्रेजी होती है टू रीड, टू ड्रिंक, टू स्लीप, टू राइट, टू रीड. ठीक है ना? यानी खाना की अंग्रेजी होती है टू ईट, पीना की टू ड्रिंक, सोना की टू स्लीप, लिखना की टू राइट, पढ़ना की टू रीड होती है. क्लियर है ना? या अगर आप इससे परहेज करते हो टू ना, तो इसकी अंग्रेजी आप यूं भी कर सकते हो. खाने की अंग्रेजी ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, राइटिंग और रीडिंग होता है. किसकी अंग्रेजी? पढ़ना की रीडिंग, लिखना की राइटिंग, सोना की स्लीपिंग, पीना की ड्रिंकिंग और खाना की ईटिंग होता है. फिर आप कहो कि अभी तक तो हम ये पढ़ते आए हैं कि ईट मीन्स खाना होता है, तो ईट मीन्स क्या होता है? तो ईट मीन्स होगा खाओ, ईट मीन्स होगा खाओ, ड्रिंक मीन्स होगा पियो यानी पी लो, सो, लिखो, पढ़ो. यानी ईट, ड्रिंक, स्लीप, राइट और रीड की जो इंग्लिश होती है वो आपकी ये होती है. लेकिन जब ये है, अगर किसी भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज आपको मिली है उसमें इस तरह का शब्द आया है खाना, पीना, यानी जिस भी वर्ब के साथ ना, नी, ने जुड़ा है तो आप उसको वर्ब नहीं मान सकते हो. ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब की ये जीरेंडियल फॉर्म होती है या इन्फिनेटिव फॉर्म होती है. क्लियर हो ना? तो किसी भी सेंटेंस में, हिंदी का कोई भी आपको सेंटेंस है उसमें वर्ब के साथ ना, नी, ने जुड़ा है तो आप उसको वर्ब नहीं मानते हो, वो आपकी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, वो आपकी जीरेंडियल फॉर्म होती है वर्ब की या इन्फिनेटिव फॉर्म होती है. क्लियर है ना? तो किसी भी वर्ब के साथ नानी में जुड़ने पर हम ये समझे, आज हमको ये मालूम हुआ कि इसको हम जीरेंड बोलेंगे या इन्फिनेटिव बोलेंगे. ये हमारी वर्ब नहीं होती है, बल्कि वर्ब हिंदी में जब वो वर्ब होती है तो उसकी अंग्रेजी आप इस तरह से पाते हो. ठीक है, हमने ये भी सीखा है, पिछली वीडियो में हम बताए हैं, डिस्कस किए हैं कि कोई भी सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस अगर है और उसमें दो से अधिक वर्ब मिल रहे हैं या दो वर्ब मिल रहे हैं तो पहली वाली जो वर्ब होगी वो आपकी फाइनाइट वर्ब होगी. इसके बाद वाली जितनी भी वर्ब आएंगे वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी. एक सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब होना कंपलसरी है, जरूरी है, उसके बगैर तो काम नहीं चल सकता. इसके अलावा जितनी भी वर्ब आपको मिलती हैं वो सब आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी. ठीक है, और सेंटेंस के अंदर दो भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, 3, 4, 5, 6, इसकी कोई गिनती नहीं, कितना भी हो. लेकिन उसके लिए आपको यही करना होगा कि उसको आप इन्फिनेटिव फॉर्म में बनाओगे या
जिरेंडियल फॉर्म में उसको बनाओगे अगर वो नानी ने के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से इसको हम और प्रूव करते हैं। हमारे सामने एग्जांपल है, टू टेल अ लाई इज नॉट गुड, झूठ बोलना अच्छा नहीं है। यहाँ पे टू टेल ये क्या कह रहा है, टेल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले टू ऐड हुआ है, यह क्या बताया कि मैं क्या हूं, इन्फिनिटिव हूं। क्या हूं, इन्फिनिटिव हूं। अब इसको आप जो है इसकी आप कौन सी फॉर्म ला सकते हो, जिरेंडियल फॉर्म भी ला सकते हो। टेलिंग अ लाई, आपको टेलिंग अ लाई इज नॉट गुड। ठीक, ये देखिए ये पहला वाला सेंटेंस हमारा इन्फिनिटिव और दूसरा हमारा क्या है, जीरेंड हो गया। क्लियर? तो यानी इन्फिनिटिव को जीरेंड और जीरेंड को इन्फिनिटिव में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई नो टू रीड एंड टू राइट। यहां पर हम देख रहे हैं नो हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और टू रीड हमारा क्या है, और टू राइट हमारा क्या है, ये हमारी इन्फिनिटिव है, यानी नॉन फाइनाइट फॉर्म है। तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि एक फाइनाइट वर्ब के साथ साथ हमको दो नॉन फाइनाइट वर्ब मिल रही है। क्लियर है? इसको आप कह सकते हो आई नो क्या, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी रीडिंग और राइटिंग जब आप बोल रहे हो तो ये रीडिंग और ये राइटिंग आपका क्या हो रहा है, ये जीरेंड बन गया है। मैं पढ़ना और लिखना जानता हूं, यहां पर भी मैं पढ़ना और लिखना जानता हूं, ये आपका इन्फिनिटिव फॉर्म और ये आपका जीरेंडियल फॉर्म, ये आपका इन्फिनिटिव फॉर्म और ये आपका जीरेंडियल फॉर्म। एक सेंटेंस के अंदर जब आपको दो इन्फिनिटिव मिलेगी या तीन मिलेगी, कितनी भी इन्फिनिटिव मिलेगी, तो सबके साथ आपको टू ऐड करना होगा। ऐसा नहीं करोगे कि पहली के साथ आप टू का ऐड कर दो और एंड के बाद राइट लिख दो, उसके साथ भी आपको टू ऐड करना पड़ेगा। ठीक, शी लव्स टू सिंग एंड टू डांस, आप इसको कह सकते हो इस तरह से, शी लव्स सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक, यानी आईएनजी फॉर्म में वो प्रेम करती है, प्यार करती है नाचने और गाने से, नाचने और गाने से उसको क्या है, प्रेम है। ये आपका हो गया। ठीक, इसके अलावा टू स्पीक इंग्लिश इज एन आर्ट, अंग्रेजी बोलना क्या है, एक कला है। टू स्पीक, इसको आप स्पीकिंग बोल दो, जीरेंड बना दो, स्पीकिंग इंग्लिश इज एन आर्ट। ठीक, यहां पर स्पीकिंग क्या है आपका, जीरेंड है, और यहां टू स्पीक क्या है आपका, इन्फिनिटिव है। ही नोज टू प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलना जानता है, टू प्ले। आप इसको बोलो ही नोज प्लेइंग हॉकी, आईएनजी फॉर्म। ठीक, समझ में आ रहा? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आ रही हैं या उससे अधिक वर्ब आ रही हैं तो पहली हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, इसके अलावा जितनी भी मिलेंगी वो सब की सब नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी। हम देख भी क्या रहे हैं, फाइनाइट वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग बदल रही है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का या पर्सन का या टेंस का कोई असर नहीं हो रहा है। हम यहां देखें, ही के साथ हम नोज लिखे हैं, ठीक है, और लेकिन टू प्ले और प्लेइंग में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। वहीं पर अगर हम देखें, यहाँ पर आई के साथ हमने नो लिखा है, यहाँ ही के साथ नोस और आई के साथ नो, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सब्जेक्ट के पर्सन के कारण नो चेंज हुआ। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है टू रीड और टू राइट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं चेंज होती है, वो हमेशा उसी रूप में होती है। जबकि फाइनाइट वर्ब जो हमारी होती है वो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। या आप यूं समझो कि जब सेंटेंस के अंदर दो वर्ब मिले तो पहली वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब होगी और जो दूसरी वर्ब होगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है, वो हमेशा दूसरी वाली वर्ब जो होती है वो नहीं चेंज होती, जबकि पहली वर्ब क्या होती है वो चेंज होती रहती है। तो चेंज होने वाली वर्ब वो फाइनाइट वर्ब होती है, जो नहीं चेंज होती है उसे ही हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी जिसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई असर ना हो, कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है, उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। और जो वर्ब सब्जेक्ट से बधी होती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक, हिज वाइफ नोज टू स्टील, टू एब्यूज एंड टू फाइट,
यानी उसकी पत्नी जानती है चुराना, गाली देना और झगड़ा करना। टू फाइट कहो या टू कैरल कहो, ठीक। तो उसकी पत्नी क्या करती है, तो आप इसको कह सकते हो हिज वाइफ नोस, इसको कह सकते हो स्टीलिंग, कामा एब्यूजिंग जिरेंडियल फॉर्म में, एंड फाइटिंग। क्लियर है ना? इस तरह से आप इसको बनाओ। तो हमने क्या देखा कि जीरंड और इंफ्लेटिव एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। हम जीरंड को इंफ्लेटिव और इंफ्लेटिव को जीरंड में चेंज कर रहे हैं और मीनिंग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी जब भी किसी भी सेंटेंस में हिंदी में कोई सेंटेंस हमारे पास है और वर्ब के साथ नानी नहीं मिला है, तो वो समझो कि ये हमारा इंफ्लेटिव है या जीरंड है। अगला हम देख रहे हैं they threw flowers on her to welcome her. They threw flowers, उन्होंने क्या फेंका, फूल फेंके, वे फूल फेंके on her, उसके ऊपर, to welcome her यानी उसका स्वागत करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर फूल बिखेरे या फूल फेंके, ठीक है। अब आप कहते हो टू वेलकम जो हमारी ये इंफिनिटिव है, इसके साथ हम क्या करें, अब यहां पर टू वेलकम को वेलकमिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रूल्स के तहत आता है कि जब कोई भी वर्ब के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो उसके बाद क्या आती है, इंफिनिटिव फॉर्म आती है, जीरंड वहां आप नहीं यूज कर सकते हो। तो देखिए दे वे थ्रू मींस फेंके, क्या पूछे, फ्लावर्स को, ऑन हर, हर क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आया ना। तो इसके साथ आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलने के बाद आप इंफ्लेटिव फॉर्म का यूज करोगे, यहां आप वेलकमिंग नहीं कर सकते, जीरेंडियल फॉर्म यहां नहीं आ सकता है। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया, नॉट टू फाइट, यहां पर नॉट टू फाइट, इंफिनिटिव फॉर्म, यहां पर भी आप क्या नहीं कर सकते हो, जीरेंडियल फॉर्म उसका यूज नहीं कर सकते हो एज ए रूल, ठीक है। तो अब तक यहां हमने देखा था कि जीरेंड को इंफिनिटिव, इंफिनिटिव को जीरेंड में हमने क्या किया, चेंज किया, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि जो इंफिनिटिव है उसको जीरेंड में नहीं चेंज किया जा सकता। इसका नियम यह है कि अगर आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और उसके बाद आपको नानीने वाली कोई वर्ब आती है तो वहां पर आप इंफिनिटिव का यूज करो, जीरेंड का यूज ना करो, ठीक है। अगला है आई विल मीट यू आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं आपसे मिलूंगा आफ्टर कमिंग, ये कमिंग देखिए हमारी वर्ब तो यहां पे क्लियर हो गई, फाइनाइट वर्ब, कम मींस आना होता है और उसी में आईएनजी फॉर्म, तो ये तो हुआ जीरेंडियल फॉर्म, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा स्कूल से आने के बाद, आने आने अपराध मंत्र आ, ना पर एक मंत्र ने, नानी नहीं लगा तो वो आपकी इंफिनिटिव होती है या जीरेंड होती है। लेकिन रूल्स ये कहता है अगर आपके पास कोई प्रीपोजिशन मौजूद है सेंटेंस के अंदर और प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको लाना है इंफिनिटिव या जीरेंड की जरूरत पड़ती है तो वहां पर आप इंफिनिटिव का यूज ना करो, जीरेंडियल फॉर्म का यूज करो, क्लियर है। यानी यहां पर आफ्टर हमने देखा ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के आने के बाद हम जीरेंडियल फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि इंफिनिटिव फॉर्म का यूज करते हैं, क्लियर हुआ। तो हमने क्या देखा, दो पॉइंट को यहां पर डिस्कस किया है। पहला ये कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब वो किसी रिफर करते हैं किसी पर्सन को या थिंग को, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इंफिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक। और प्रीपोजिशन के बाद अगर इंफिनिटिव नहीं लिखी जाती है वहां पर जीरेंडियल फॉर्म ही लिखी जाती है। तो यहां पर प्रीपोजिशन है इसलिए हम यहां टू कम नहीं करेंगे, कमिंग करेंगे, उसकी जीरेंडियल फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, क्लियर। अगला है सी इज स्केयर्ड ऑफ कमिंग हियर, वो यहां आने के लिए डरी हुई है, वो डरी हुई है, स्केयर्ड मींस डरी हुई है, ठीक है। अब स्केयर्ड के साथ हमने यहां पर क्या देखा, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसलिए यहां पर एक बार फिर क्या है, आईएनजी फॉर्म आपको मिल रही है, यहां पर टू कम नहीं किया जा सकता, क्लियर है ना। अगला एग्जांपल, शी वांट्स गोइंग, शी वांट्स गोइंग, वो जाना चाहती है, ठीक है। यहां पर ये वांट्स जो आपकी फाइनाइट वर्ब है और ये गोइंग जो आया है ये अपने किस रूप में, जीरेंडियल रूप में है, फॉर्म में है, तो इसलिए यहां पर ये क्या है, गलत है। आप इसको करोगे शी वांट्स टू गो, यहां आपको इंफिनिटिव लाना है। क्यों लाना है इंफिनिटिव, क्योंकि वांट्स एक ऐसी वर्ब है
जो अपने साथ क्या करती है, इंफिनिटिव को रखती है, जीरेंड को नहीं रखती है। क्लियर है ना, समझ में आया ना, ये भी बात समझ में आई कि वांट अगर आपके साथ वर्ब है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इंफिनिटिव का यूज करेंगे, जीरेंड का यूज नहीं करेंगे। तो आपका ये वाला सही है, और ये अगर आप करते हो इस तरह से तो यहाँ पे आपकी गलती हो रही है। तो हम सोच रहे हैं कि आपको कौन किस वर्ब के बाद हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं और किस वर्ब के बाद हम जीरेंड का यूज करते हैं, इसको भी हम अभी तुरंत इसी वीडियो में हम बता देंगे कि कौन कौन सी वर्ब ऐसी हैं जो फॉलो करती हैं इंफिनिटिव को और कौन सी वर्ब ऐसी हैं जो जीरेंड को फॉलो करती हैं। अभी हम तुरंत बताते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं टीचिंग जो है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये आपकी क्या है, जीरेंड है ना। अगर आप यहां पर कहते हो कि ये जीरेंड है तो ये गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि आप आई एम टीचिंग इंग्लिश हिंदी में इसका आप ट्रांसलेट करते हो तो निकलता है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं है, ठीक है। तो इंफिनिटिव तो जीरेंड तो हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि जीरेंड तो हिंदी में जो मीनिंग देता है वो ना नी ने निकालता है, तो यहां नानी ने तो निकल नहीं रहा, तो इसलिए ये क्या हुआ, जीरेंड नहीं है, ये आपका पार्टिसिपल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म है, क्योंकि पार्टिसिपल का काम क्या होता है, वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहां पर ये वर्ब की तरह ऐसे वर्ब काम कर रहा है, तो ये आपका जीरेंड नहीं बल्कि क्या है, पार्टिसिपल है। क्लियर हो, समझ में आया कि नहीं है, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वर्ब ऐसी हैं जिस वर्ब के बाद हम इंफिनिटिव का ही यूज करेंगे और कौन सी वर्ब ऐसी है जिसके बाद हम जीरेंड का यूज करेंगे। क्लियर, आइए कुछ वर्ब्स को हम देखते हैं जिनके बाद हम सिर्फ इंफिनिटिव यानी जो अपनी इंफिनिटिव फॉर्म लिख रहे थे, वर्ब्स फॉलोड बाय इंफिनिटिव, ठीक है। ये वर्ब जो है इनके बाद हम इंफिनिटिव का ही यूज करते हैं। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में वांट आ गया, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले, आई वांट प्लेइंग नहीं कहोगे आप, यानी ये जो वर्ब वांट आई है आपके सामने है, इस वर्ब के साथ हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, इंफिनिटिव फॉर्म, यानी इसके बाद आने वाली जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी वो जीरेंड फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी, वो अपनी इंफिनिटिव फॉर्म में ही लिखी जाएगी। तो आपकी वांट है, रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू, आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू, आई रिक्वेस्टेड हिम डूइंग आप ना कहो, यानी रिक्वेस्ट वर्ब के आ जाने के बाद जब फाइनाइट वर्ब रिक्वेस्ट है तो उसके बाद आपकी इंफिनिटिव फॉर्म ही आएगी, आप उसको जीरेंडियल फॉर्म में न लिखो, ठीक है। यानी ये जितनी भी वर्ब है इसके बाद आप इंफिनिटिव का यूज करते हो, जीरेंड का यूज नहीं करते हो। वांट, रिक्वेस्ट, गारंटी, किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब गारंटी है तो उसके बाद आप इंफिनिटिव का यूज करो अगर नीड है, ठीक है, जीरेंड का यूज ना करो। टेम्प्ट, विश, डिमांड, बेग, आस्क, सीक, appear, pay, determine, strive, resolve, agree, wait, learn, manage, prepare, plan, prove, hesitate, pretend, decide, fail, hope, arrange, deserve, care, choose, endeavor, remain, say, struggle, expect। यानी ये जितनी भी वर्ब हैं, फाइनाइट वर्ब अगर ये है तो इसके साथ आप जीरेंडियल फॉर्म का यूज ना करो, इसके साथ जो नॉन फाइनाइट वर्ब की फॉर्म आती है वो इंफिनिटिव फॉर्म होती है, ना कि जीरेंडियल फॉर्म होती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं वर्ब्स फॉलोड बाय जीरेंड, यानी कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम अगर नॉन फाइनाइट वर्ब की नीड है तो उसकी जीरेंडियल फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि इंफिनिटिव फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका वर्ब डिटेस्ट है, अगर किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब डिटेस्ट है तो आप उसके बाद अगर नानी ने वाली कोई वर्ब आती है तो उसके साथ जीरेंडियल फॉर्म का यूज करो, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करो। इवेट, डिस्प्यूट, एडमिट, अलाउ, एडवाइस, अवॉइड, एंजॉय, escape,
एक्सप्लेन, एप्रिसिएट, ये एस्केप गलत हो गया है, एस्केप होता है बचना, ESCAPE, एस्केप, ठीक। एक्सप्लेन, एप्रिसिएट, एंटिसिपेट, सेलिब्रेट, डिस्प्यूट, ड्रेट, कॉन्फेस, कंसिडर, डिले, फॉरगिव, मेंशन, मिस, परमिट, अंडरस्टैंड, रिस्क, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिकमेंड, डिफेंड, कॉन्फेस, अर्ज, टॉलरेट, रिपोर्ट, पोस्टपोन, रिज्यूम, रिपोर्ट, रेसिस्ट, ठीक। तो ये जो वर्ब है, इन वर्ब के साथ हम नॉन फाइनाइट वर्ब की शक्ल में जेरेंट का यूज करते हैं, और ये वाली वर्ब जो है इनके साथ हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो आज की वीडियो में हमने जेरेंट और इन्फिनेटिव की पैरेलल स्टडी की है और ये भी सीखा हमने कि कब जेरेंट का यूज और कब इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, और कब कब जेरेंट और इन्फिनेटिव दोनों का यूज होता है, कौन कौन सी वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव ही आएगी, कौन सी वर्ब ऐसी है जिनके साथ हमेशा जेरेंट ही आएगी, हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं, और किन किन वर्ब के साथ जेरेंट और इन्फिनेटिव दोनों आ सकती है। ये आज की इस वीडियो में हमने इतनी सारी बातों को लर्न किया और सीखा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ, ये होप करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पूरी तरह से अंडरस्टूड हो चुकी होगी, इसको आप समझ चुके होंगे। जेरेंट और इन्फिनेटिव में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको अभी भी बच रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, आस्क करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उससे क्या कहते हैं कंफ्यूजन को दूर करूं। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. So I will meet you in the next video with other thoughts.